Bismillahirrahmanirrahim. Okay जी, so let's start next chapter and next topic which is chapter 20. पेज नंबर है 255 आपकी बुक का. स्टैटिस्टिकल रीजनिंग हमारा चैप्टर है. अच्छा जी, डेटा सेट क्या होते हैं? दो तरह का डेटा सेट होता है हमारे पास. एक हमारे पास होता है बेसिकली अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा हमारे पास होता है ग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा कौन सा वाला डेटा होता है? जिसके अंदर हमने अपने डेटा को किसी भी तरह की कैटेगरीज में, किसी भी तरह की क्लासेस में क्लासिफाई नहीं किया होता. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा. ऑन द अदर हैंड ग्रुप्ड डेटा कौन सा होता है? ग्रुप डेटा ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर हमने अपने डेटा को किसी तरह की क्लासेस में किसी तरह की ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, क्लासिफाई किया होता है. ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम उसकी फिर आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अगेन मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ करवाई हुई है. सो आप लोग उसको एक ओवर व्यू दे सकते हो कि किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम क्या होता है? बेसिकली इट इज अ ग्राफ which is used to present a group frequency distribution, जो पेज नंबर 260 के बॉटम पे दिया हुआ है. इस तरह से डिफरेंट, जैसे आपको मैंने कहा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक ऐसा डेटा जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट क्लासेस बनी हुई होती हैं. उस डेटा को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहो तो यू कैन मेक यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम. फिर एक स्टेम एंड लीफ प्लॉट होता है. स्टेम एंड लीफ प्लॉट बेसिकली आपके डेटा को कंसाइजली रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, सो दैट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ग्रुपिंग करते हुए वो कहीं मिस ना हो जाए. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल स्कोर होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक को हम स्टेम बोलते हैं, एक को हम लीफ बोलते हैं. ठीक है, अगर जनाब हम टेबल 20.6 के ऊपर आ जाए, पेज नंबर 261 के ऊपर, तो स्टेम बेसिकली हर वो डिजिट जो मल्टीपल ऑफ 10, 20, 30, 40 सो ऑन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टेम है. और लीफ जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 1, 3, 4, 4, 3, 1, ये सारे जो हैं ये बेसिकली लीव्स हैं. ठीक है, अब वो वाली रो जिसके अंदर स्टेम 5 है उसके अंदर लीव्स कौन कौन से हैं? 0, 0, 6 एंड 8. ठीक है, सो स्टेम और लीफ जो इंडिविजुअली हैं या बल्कि कहना चाहिए मिलके 4 स्कोर्स को रिप्रेजेंट करें. वो 4 स्कोर्स क्या हैं इस रो के अंदर? 50, 50, 56 एंड 58. ठीक है, यानी हमने स्टेम उठाया और उसके साथ लीफ को हमने जोड़ दिया तो वो हमारा उसके स्कोर्स दिखाएगा. ठीक है, इसी तरह अगर 4 वाली जो रो है स्टेम की उसको अगर मैं बताऊं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 40, 45, 47 और 49 का स्कोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ये 12 डिफरेंट वेज हैं ग्राफिकली और विजुअली रिप्रेजेंट सम डेटा. सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मेनली देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. एक को हम मीन कहते हैं या इसको अरिथमेटिक मीन या एवरेज भी कहते हैं, समेशन एक्स वाई ने अभी बताया भी. एक को हम मीडियन कहते हैं. मीडियन अगेन मैं आपको कैलकुलेट करना बता चुका हूँ, बहुत डिटेल के साथ करवाया हुआ है. दो तरह से होता है, अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो या हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो. अगर इवन हो तो n+1/2th वैल्यू फॉर्मूला होता है, और अगर ऑड हो तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होता है. और फिर थर्डली हमारे पास आ जाता है मॉड. मॉड वो वाली वैल्यू होती है जो डेटा सेट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली कहते हैं मॉड. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी आपको पता है कि डेटा के अंदर वैल्यूज कितनी ज्यादा चेंज हो रही हैं, कितनी ज्यादा डिफर कर रही हैं. इसके अंदर सबसे पहला आता है रेंज. रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा. देन कम्स वेरिएंस. वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसके अंदर हम स्क्वायर्ड वैल्यूज लेते हैं. फॉर्मूला आपके सामने है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. इसी से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कंप्यूट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम वेरिएंस का ही अंडर रूट ले लेते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें अगेन आपने अपने नोट से देख लेनी है और एक एक छोटी छोटी एग्जांपल आपको इसकी आनी चाहिए. देन कम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वी कैलकुलेट एक्चुअली जी स्कोर. ठीक है, और जी स्कोर बेसिकली it is any score within a distribution which can be standardized with respect to mean and standard deviation of the data. ठीक है, यानी कि हम अपने हर स्कोर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं रिगार्डिंग हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज अबव और बिलो द मीन. यानी स्टैंडर्ड डेविएशंस वाइज
ये मीन से कितना करीब है या कितना दूर है। तो जितना मीन से दूर होता है उतना हम कहते हैं कि वेरिएबिलिटी डेटा में ज्यादा है, और जितना मीन के करीब होता है उतना हम कहते हैं वेरिएबिलिटी डेटा में कम है। जी स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए हम डेविएशन स्कोर को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं, x डिवाइडेड बाय s। ठीक हो गया। जब हम एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट को कन्वर्ट करते हैं जी स्कोर्स में, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं उसको हम? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर परसेंटेजेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो बेसिकली ये होता है कि मीन के अराउंड अगर हमारा ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो अप्रोक्सीमेटली 68% डेटा को कवर करता है। अगर मीन के अराउंड ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन हैं तो अप्रोक्सीमेटली 95% डेटा को कवर करता है। और अगर मीन के अराउंड ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन हैं तो अप्रोक्सीमेटली 99.7% वैल्यूज को कवर करता है। अगेन ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल से मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आप जब अपने नोट्स देखोगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। फिर आता है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये होता है कि हम कितने % कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो बेसिकली इस रेंज से लेके इस रेंज तक फॉल कर रही है। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 90%, 99% और 99% होता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे पेज 267 के ऊपर एक एग्जांपल दी हुई है, 90% confidence interval equals to 67.3 to 87.9 degrees. 95% CI equals to 65.3 to 89.9 and 90% CI equals to 61.4 to 93.7 degrees. यानी अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल को ले लूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग 90% श्योर हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 67.3 से लेके 87.9 के बीच में ही फॉल कर रही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हम लोग 90% श्योर हैं कि हमारी जो रिजल्ट है, जो वैल्यूज हैं, वो 67.3 से लेके 87.9 के बीच में ही फॉल कर रही हैं। फिर रिसर्च, किसी भी किस्म की हम रिसर्च जब करते हैं या रिहैब रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर हमने देखना होता है कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस इवेंचुअली हमारे पास जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए जनाब हम पी वैल्यू को देखते हैं। अगर पी वैल्यू लेस देन 0.05 हो तो हम कहते हैं कि जनाब ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू या बल्कि ग्रेटर देन 0.05 हो तो हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। Then comes null hypothesis और alternative hypothesis। null hypothesis वो वाली hypothesis होती है जिसके अंदर हम ये स्टेट करते हैं कि there is no statistically significance। ठीक है, यानी null कर रहे होते हैं हम। और alternative उसके opposite होती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि there is statistical significance। फिर हमारे पास अल्फा आता है। अल्फा बेसिकली 0.05, 0.10, 0.01 तीन लेवल्स के ऊपर यूज होता है। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है अल्फा, दैट इज 0.05, 95% के साथ जो यूज। ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनेंट्स में एक बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस होते हैं और एक विद इन ग्रुप डिफरेंसेस होते हैं। बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस का मतलब है कि एक ग्रुप के अंदर वैल्यूज की वेरिएशन कितनी आ रही है, और विद इन ग्रुप्स का विद इन ग्रुप्स का मतलब होता है कि एक ग्रुप के अंदर वैल्यूज की वेरिएशन कितनी आ रही है, और बिटवीन ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में वेरिएशन कितनी आ रही है। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्ट साइज। ये वाली जो विद इन ग्रुप्स इफेक्ट है और बिटवीन ग्रुप्स इफेक्ट है, इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं विद दिस पैरामीटर कॉल्ड इफेक्ट साइज। और इफेक्ट साइज को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम बिटवीन ग्रुप डिफरेंस को डिवाइड कर देते हैं बाय पूल्ड वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप्स बीइंग कंपेयर्ड। ठीक है। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एरर्स का। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ एरर्स स्टैटिस्टिकल एरर्स की अगर हम बात करें। एक को हम कहते हैं टाइप 1 एरर और एक को हम कहते हैं टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम अल्फा भी कहते हैं, टाइप 2 एरर को हम बीटा भी कहते हैं। टाइप 1 एरर का मतलब ये होता है बेसिकली टाइप 1 एरर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर
इट इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है, यानी कि अगर हमारा स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, जब एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस, तो हम उसको कहते हैं टाइप 1 एरर या अल्फा। ठीक है, हम अगर हमारा जो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है, जी मैं ये कह रहा था कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे जो ग्रुप्स हैं उसके बीच में डिफरेंस है, जब एक्चुअली डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो वाला जो एरर आता है उसको हम कहते हैं अल्फा या टाइप 1 एरर। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि एक्चुअली डिफरेंस होता है, तो उसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर या बीटा। ठीक है, देन कम्स पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट बेसिकली इट इज द लाइक्लीहुड दैट इट विल डिटेक्ट अ डिफरेंस व्हेन वन एग्जिस्ट्स। यानी पावर ऑफ टेस्ट का सिंपली मीनिंग ये होता है कि जब हमारे पास ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस होता है तो वो पावर उसको डिटेक्ट करती है। ठीक है, और पावर ऑफ टेस्ट क्या होती है? 1 माइनस बीटा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिकल रीजनिंग एज फार एज ऑल द कैलकुलेशंस आर कंसर्न। तो वो सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेशंस जो हैं वो मैंने आपको सारी करवाई हुई हैं। अच्छा जी, सो ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं बता रहा था आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंस बेसिक्स जो हैं, पेज नंबर इज 278। उसमें जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं जो अगेन आप लोगों ने की हुई हैं, उसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली अनोवा, वो आपको देख लेना है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों आपको देख लेनी है। ठीक है, ये आपने लाजमी इनको देख लेना है अपने नोट्स के अंदर से, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। टेबल 21.2 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको आप जरा मार्क कर लो। टेबल 21.2 इसको आप मार्क कर लो और ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, टेबल बेसिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट बता रहा है फॉर एनालाइजिंग डिफरेंसेस। अगर हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो 2 लेवल्स के साथ और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो और हम एक बार उसको एनालाइज करें, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करेंगे। अगर तो डेटा जो हमारा है वो पैरामीट्रिक है। ठीक है, और अगर हमारा डेटा नॉन पैरामीट्रिक है तो फिर उसके अंदर हम यूज करेंगे मैन वाइटनी रैंक्स टेस्ट। ठीक है, सो पैरामीट्रिक जो डेटा होता है उसके अंदर हमारी अजम्पशन ये होती है कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली हमारी यूनिफॉर्म है। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक के अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास जनाब अगर हम डिपेंडेंट लेवल्स की बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो फिर हम पैरामीट्रिक में पेयर टी टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक में विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट या मैकनेमर टेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद 2 और मोर लेवल्स की बात करें और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनको हमने डिफरेंट टाइम्स पे जिसको हमने सेम टाइम पे एनालाइज किया है, तो हम वन वे एनोवा यूज करते हैं। अगर हमने डिफरेंट टाइम से यूज किया है डिपेंडेंट लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, तो हम रिपीटेड मेजर्स एनोवा यूज करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में फर्स्ट कैटेगरी में हम काई स्क्वायर या क्रुस्कुल वॉलेस टेस्ट यूज कर सकते हैं और सेकंड कैटेगरी में नॉन पैरामीट्रिक हम फ्राइडमैन एनोवा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नाम पता होने चाहिए एमसीक्यूज के लिए, खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस केस में कौन सी कंडीशन हो तो हम कौन से वाला जो टेस्ट है उसको यूज कर रहे होते हैं। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए मैंने आपको 5-6 स्टेप्स बताए थे कि जब भी हमें कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है तो हम क्या क्या करते हैं, या बल्कि कहना चाहिए स्टैटिस्टिकल डिफरेंस अगर डिटेक्ट करना होता है तो हम क्या क्या करते हैं। हम सबसे पहले नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम अल्फा वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, फिर उसी तरह हम टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर हम कंप्यूटेशन करते हैं, फिर हम अपने रिजल्ट्स को जो है वो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर हम कंक्लूजन देके
रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं कि टेबुलेटेड वैल्यू से कि अकॉर्डिंगली हमारी वैल्यू क्या रिजेक्ट हो रही है या फेल टू रिजेक्ट हो रही है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या जो है वो रिजल्ट हम उससे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस बेसिक लेवल के ऊपर। बाकी जो है इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।